नमस्कार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दुनिया को आंख दिखाने वाले चीन की हेकड़ी निकलने वाली है। दुनिया के कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उस पर कब्जे की मंसूबा रखने वाली चीन अब खुद कंगाली की राह पर निकल गया है और चीन की अर्थव्यवस्था पर लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। चीन का हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और चीन में निवेश करने वाली कंपनी में अब भगदड़ की स्थिति मची हुई है। इसके पहले चीन में लगा उसका निवेश अब डूब जाए, वे वहां से निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहां चीन समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था डामाडोल की स्थिति में है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था अब चीन का विकल्प बनने का भरोसा बढ़ा रही है। इसकी वजह भारत में मजबूत प्रदर्शन के साथ चीन की कमजोर परफॉर्मेंस भी है। एक तरफ भारत में जहां शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, तो एफडीआई में तेजी आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जबरदस्त निवेश हो रहा है। वहीं चीन में रियल एस्टेट संकट, पूंजी के आउटफ्लो और आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहा है और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बनने का मजबूत दावा पेश कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बड़े संकटों से जूझ रहा है। रियल एस्टेट से लेकर बैंकिंग क्राइसिस तक ने इसकी बदहाली की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। वहीं अब एफडीआई के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे देखकर ये आशंका लगाई जाने लगी है कि क्या मंदी चीन में भी दस्तक तो नहीं दे रही। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंकड़ा 30 साल में सबसे खराब रहा है। वहीं दूसरी ओर चीनी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। चीन में एफडीआई घटने से इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर बाहरी कंपनियां चीन से दूरी बना रही हैं और नए ठिकाने तलाश रही हैं। चीन की बदहाली और अन्य बड़े देशों में मंदी के खतरे के बीच अब भारत विदेशी कंपनियों के सुरक्षित ठिकाना साबित हो सकता है। बीते कुछ समय में एप्पल से लेकर माइक्रोफोन तक ने भारत का रुख किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी विदेशी निवेशकों के लिए तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कारगर साबित हो रही हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और जापान, जर्मनी, ब्रिटेन की बुरे हाल के चलते देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को अनुमान से पहले ही पा सकता है। दरअसल एक बार फिर साल 2024 में भी आर्थिक मंदी के खतरे ने दुनिया की चिंताएं बढ़ाने का कार्य किया है। एक के बाद एक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार ध्वस्त होती जा रही हैं और इसका ताजा उदाहरण जापान है। जापान ने मंदी की मार के चलते दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हाल ही में खोया है और इस पायदान पर काबिज होने वाले जर्मनी का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। वहीं ब्रिटेन की जीडीपी भी लगातार सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका पर कर्ज बढ़कर 34 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। साफ है, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। खासकर चीन का बुरा हाल है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये संकट भारत के लिए बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। प्रकाश शाह जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रकाश शाह जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था तमाम देशों की डामाडोल स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन वहीं भारत की बात करें तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर देखें तो भारत की देखी जा रही है। ऐसे में किस तरह से इसका इंटरनेशनली प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है कि जो चीन से जो कंपनियां हैं जो डामाडोल की स्थिति में है कि यहां से निकलें, कैसे करें, क्या करें, वो लगता है कि भारत का रुख कर सकती है? इंटरनेशनली लेवल पर भारत की इमेज इतनी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको?
प्रकाश जी। बात सुनी टू द मिस्टर गोयल हु इज द मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड he was talking about his signing of the free trade agreement with EFTA, and he said that जब से मिस्टर मोदी जी ने अपना लीडरशिप ले लिया है G20 का, तो उससे आज हिंदुस्तान बहुत बड़ा आगे बढ़ा हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है कि जिसके पास हिंदुस्तान की तरह, भारत की तरह ये जो थर्ड 3 साल में 3.5 साल में भारत जो बनाएगा वर्ल्ड नंबर 3, जिसको इकोनॉमिक वो आएगा, तो उसके लिए ये जो है वो सब हिंदुस्तान के पास आएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को, भारत को ये लोग सोचेंगे कि ये अभी वो कहते हैं कि ट्रस्टेड पार्टनर हो जाएगा भारत, और उसमें आएगा फॉर इंस्टेंस एफ्टा के साथ उन्होंने 5 साल में फॉरेन असिस्टेंस $100 मिलियन का बनाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये जो है उसके लिए भारत के पास जो 140 करोड़ जवान लोग हैं, और इसके पास जो भारतीय जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, तो उसके लिए वो जरूर आएंगे। और आज हम देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर भी गया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ, और वो भी बोलेंगे कि ये जो है ना, उसमें जर्मनी और जापान के साथ जो हो रहा है उसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनता है उसके ऊपर भी इसका, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट बनेगा मिस्टर ट्रम्प, तो मिस्टर ट्रम्प बड़ा एंटी चाइना है, और वो एंटी चाइना के साथ हमारा बनेगा नहीं। लेकिन इनकी उनका 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ये है कि वो करेंगे ट्रेड के लिए बायलैटरली, और दूसरा तो उसमें हम लोग सफा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पर एंटी चाइना जो है, इसीलिए एंटी चाइना के साथ नहीं करेंगे। तो अब तो वो हमको देखना है कि कौन अमेरिका में प्रेसिडेंट बनेगा और कौन हिंदुस्तान के इलेक्शन में जीतेगा। ठीक है, सब बने रहिए हमारे साथ। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सरल भाषा में समझाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करें कि आखिर अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या जो चीन की कंपनियां हैं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल की स्थिति में है, ऐसे में वो भारत मूव करेगी, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या करेगी या नहीं करेगी? अगर करेगी तो रीजन? जी 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 देखिए, पहले नहीं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है आकाश जी। आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, बताइए। हाँ, देखिए, आपके जो प्रश्न थे, सबसे पहले था हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। आज हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, उनसे कहीं ज्यादा तेज जीडीपी ग्रोथ हमारी है। 8.4% हमारा जीडीपी का 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर का डेटा है, जो कि क्लियरली बताता है वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट मेजर इकोनॉमीज। अब आपका दूसरा सवाल,
मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का सीरियसली मानना है कि चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए कई तरह की दिक्कतें हैं। चाइना का जिस तरह का डीलिंग रही है अपने बिजनेसमैन के साथ, ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ, वो दुनिया के सामने क्लियर है। दूसरा, चाइना आज डेट के क्राइसिस में फंसा हुआ है। चाइना में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, साथ ही साथ चाइना में पीछे डिफ्लेशन का मुद्दा भी रहा है। तो ऐसे माहौल में हर व्यक्ति, हर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है वो हिंदुस्तान का रुख करना पसंद करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान है जहां ग्रोथ मिल रही है, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां एक सरकार है जो सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रही है और बिजनेसेस को हेल्प कर रही है। तो इसलिए चाइना में जो एफडीआई जानी थी उसका रुझान हिंदुस्तान की तरफ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर कई हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किए हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग की बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अब उसके चलते हुए देखिए मोबाइल में फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। डिफेंस में आज हम एक्सपोर्टर्स हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखिए 2022 का डेटा है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर कहीं हुई है तो हिंदुस्तान में हुई है। अब सेमीकंडक्टर्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर, दर्शकों को बता दूं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो है आत्मा होती है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे एलईडी सेट हो, चाहे कार हो, एयर कंडीशनर हो, लैपटॉप हो, उस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक सरकार है जो बिजनेसेस को, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, फिर यहाँ वायबल कॉस्ट पे टैलेंटेड मैन पावर है, हमारे पास इंजीनियर्स, एमबीएस की कमी नहीं है जो एक वायबल कॉस्ट पे काम करने को तैयार है। तो ऐसे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान को एक बहुत ही माकूल, बहुत ही बढ़िया जगह महसूस कर रहे हैं जहां वो पैसा लगाए और जहां उनको ये माकूल जगह पहले क्यों नहीं नजर आती थी तमाम कंपनीज को, तमाम लोगों को, तमाम ऑनर्स को? और ऐसा क्या बदलाव हो गया कि अब आपको लगता है, या अब उनको लगता है, या अब दुनिया को लगता है कि नहीं, भारत अब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, यहाँ पर उन चीजों को अब ला दिया गया है जिसकी पहले कमियां थी? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के ड्यूरिंग बहुत सी ऐसी चीजें की गई हैं जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हैं, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगी। कई चीजें की गई हैं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिंदुस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। जीएसटी जैसी टैक्स हमने जो है इनिशिएट किया, जिसे आज दुनिया मान रही है ये एक बहुत ही कामयाब टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। उसके अलावा देखिए, आज हमारे स्टार्टअप्स को जिस तरीके से सरकार ने मदद की है, बहुत से स्टार्टअप्स हमारे यूनिकॉर्न बन गए हैं और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हमारे आईटी सेक्टर को सरकार ने हर तरीके से मदद की और आईटी और बीपीओ एक्सपोर्ट्स में दुनिया में नाम है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले 3-4 सालों में दुनिया में या तो रिसेशन है या स्लो डाउन है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के बाद की। कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद अभी हमने देखा इजराइल हमास इशू, फिर हुती इशू। ऐसे समय में जब दुनिया की तमाम इकोनॉमीज पे सवाल खड़े हुए, कुछ रिसेशन में, कुछ स्लो डाउन में, ये हिंदुस्तान में मोदी सरकार की सूझबूझ है कि ऐसे समय में इन्होंने ऐसे फैसले लिए कि ऐसे समय में भी इकोनॉमी को इतनी तेजी और तरक्की दी। मैंने आपको अभी करंट डेटा दिया 8.4%। ये उस क्वार्टर का है जब इजराइल हमास इशू चल रहा था, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, अक्टूबर टू दिसंबर। हुती इशू भी सामने आ चुका था, उस क्वार्टर में इतनी ग्रोथ है। अब ये क्या फैसले लिए गए? सबसे पहला फैसला, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो यूएस क्रूड ऑयल $130 पर बैरल टच कर गया था, यूएस डॉलर 83 रुपीज टच कर गया था। ऐसे में कच्चा तेल अगर हम पहले की तरह कन्वेंशनली मंगाते रहते तो यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाता और आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ जाती। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़ा सूझबूझ बुरा फैसला लिया। इन्होंने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया और वो भी इंडियन करेंसी में। तो उससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी चलती रही, ठीक है, और जो हमारी जनता थी वो महंगाई की बात। ठीक है आकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश जी, अच्छा ये बताइए, जिस बात का जिक्र भी आकाश जी कर रहे थे कि जो तमाम वार हुई, तमाम जो इंटरनेशनल उथल पुथल हुई, उसका क्या उतना प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपने भी नहीं पड़ता हुआ देखा या नहीं पड़ा? क्योंकि तमाम आंकड़े अभी गिना रहे थे आकाश जी, तो
तो क्या आपको लगता है कि उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि बाकी देशों पर पड़ा है, और भारत की सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ कदम उठाए हैं उन तमाम चीजों से निपटने के लिए, तमाम मुद्दों से निपटने के लिए? भारत सरकार ने इनके लिए बहुत हमेशा इंटरनेशनल व्यूज को भी करा हुआ है, सोचा है उनके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो इंटरनेशनल व्यूज के गलत व्यूज भी जारी कर रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि इनके साथ जो करना है तो हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, तो उसके साथ हमारा वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो उन्होंने ये करा कि पहले तो उन्होंने पैसा खर्चा करा ऑन दी रोड्स वगैरह के। अब जब कल भारतीय प्रधानमंत्री ने वो तेला टनल पे जो इनॉग्रेशन करा, तो उनसे 80 किलोमीटर का वो कम हो गया हमारा जाने का वहां पे। तो उससे उन्होंने चाइना के साथ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। और ये जो कांग्रेस वाले थे उसके पहले उन्होंने नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा देश सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के सामने हम ये करेंगे तो हमारा चलेगा। खाली पाकिस्तान के सामने दोस्ती नहीं करनी है हमको। लेकिन वो भूल गए थे कि चाइना के साथ दोस्ती करनी है, उसका मतलब ही यही हो गया कि वो चाइना के साथ दोस्ती तो करना चाहते थे, लेकिन चाइना उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहते थे, क्योंकि चाइना समझ रहा था कि ये वीक नेशन है और वो कैसे हमारे साथ ये करेंगे। तो हम लोगों ने अभी नए सरकार आने के बाद हमारा डिफेंस फोर्सेस बढ़ा दिया, हमारे वो रोड्स वगैरह बनवाए हैं, टनल्स वगैरह वो बढ़ा दिया है। और हम अब उनको कहते हैं कि हम उसके साथ लड़ेंगे, वो लड़ना चाहेंगे तो हमने कभी वॉर चलाई नहीं है, तो हम किसी के साथ वॉर नहीं करते हैं, लेकिन जो करेगा उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा लड़ेंगे। ठीक है प्रकाश जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल नमस्कार।